हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो का विषय भी पॉलिटिकल साइंस ही है, यानी राजनीतिक शास्त्र। पिछले कई दिनों में पॉलिटिकल साइंस की वीडियो ही मैं लेकर आ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर की वीडियो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में, और चाहे वो बीए का हो, NT-NET का हो, PGT का हो, आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इनसे रिलेटेड नोट्स की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन्हें भी लाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता। भारतीय संविधान यानी जो हमारा जिस पे हमारी कानून व्यवस्था बेस्ड है, हमारा संविधान जो है, हमारा दर्शन कैसा है, और नागरिकता मतलब नागरिकता से रिलेटेड कैसे कर्तव्य है, क्या संविधान है, क्या प्रावधान है, क्या कानून है, इन सभी के बारे में डिटेल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके राजनीति शास्त्र के विषय से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये GS के क्वेश्चन भी हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, हम भारत के लोक शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से। लौकिक सार्वभौमिकता यानी मतलब कि जो लैंगिकता होती है ना, उसमें एकता की भावना है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जो सबके लिए हो, सबके लिए समान रूप से हो। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है वो क्या है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है। इसका सही उत्तर है हम भारत के लोक शब्द से, यानी हम भारत के, यानी हम का मतलब कई लोगों को मिलाकर हो गया, मैं नहीं कहा यहाँ पर। तो यहाँ पर लौकिक सार्वभौमिकता इसीलिए कहा गया कि ये जो जेंडर्स होते हैं, मतलब पुरुष महिला, तो इनको एक कहा गया, हम कहा गया। तो हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान में भी सबको बराबरी के पद पर रखा गया है, हम की भावना से संबोधित किया गया संपूर्ण भारतवासी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या फिर गणतंत्र, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या फिर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। फिर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यानी जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो सिस्टमेटिक वे में रखा गया है, यानी किसको पहले महत्वता देनी है, इसके बाद किसको देनी है, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसके ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यानी पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न बनाना है, यानी ऐसी सत्ता बनानी है जो सार्वभौमिकता पर आधारित हो, जिसमें सबको समान रूप से मतलब समान अधिकार का प्रावधान रखा जाए, सभी के कर्तव्य और उनके मिलने वाले जो मूल अधिकार होते हैं वो समान हो। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा है क्या स्टेप है, सेकंड स्टेप है समाजवादी, यानी समाज के कल्याण के बारे में सोचना। फिर है धर्मनिरपेक्ष, यानी अगर कोई धर्मनिरपेक्ष है या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, यानी सब जो भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी को होते हैं उससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कहा गया। फिर जनवादी इसका थर्ड स्टेप है। उसके बाद से गणतंत्र, यानी जनवादी यानी प्रत्येक जन के हित के बारे में सोच रहा, और गणतंत्र यानी जो ये गणराज्य है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मतलब कि उनके कर्तव्य के बारे में उनको याद दिलाना, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वो कार्य करते हैं, जो कृत्य करते हैं, अपने समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो वो व्यवहार करते हैं, उन सबको इसमें रखा गया। यानी कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना इन सिस्टम पर चलती है, पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न करनी है, फिर समाजवाद पे ध्यान देना है, फिर धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, उसके बाद गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन GS में ज़रूर आते हैं। आप चाहे NT-NET का पेपर 1 ले लीजिए, चाहे B.Ed का एंट्रेंस ले लीजिए, चाहे आपके BA का ले लीजिए, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो ऑप्शन है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर क्या बात की थी कि भारत की जो प्रस्तावना है, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको एक सार्वभौम संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी यानी प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया, यानी इन्हीं सिस्टम वे पे समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का है? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, यूनियन ऑफ इंडिया डॉक्टर कोहली। तो उच्चतम न्यायालय ने जो धारणा प्रस्तुत की कि यानी उद्देशिका संविधान की क्या किसके केस में कहा, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस चला था उसे उच्चतम न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा प्रस्तुत की थी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में या फिर अगर आप कानून को उठाकर देखें तो लॉ में जो चेंजेस आते हैं ना वो किसी ना किसी के केसेस के अकॉर्डिंग आते हैं। मान लीजिए कोई केस आया है और जो पिछला कानून है उसमें संशोधन नहीं हुआ है, उसमें कुछ त्रुटि है जिसकी वजह से सही न्याय नहीं हो पा रहा है, तो जब जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है जब वो फैसला करती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस प्रावधान को, उस धारा में भी चेंजेस लाती है, तो फिर उस धारा का नाम भी उसी केस के नाम पर रख दिया जाता है, यानी उसी केस के नाम से वो जाने लगती है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है, क्या सही है? उक्त शब्द ताप 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या कोई नहीं। यानी संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं था, ये सही है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिक को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जैसे कि क्वेश्चन देखिए है कि कल्याणकारी राज्य, कल्याण का मतलब क्या होता है? दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करना, यानी अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसे कार्य करना। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए इसमें सही उत्तर है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है उनके कल्याण को सुनिश्चित करना, ये फाइनल करना कि हाँ इतने वर्ग, यानी कि अगर आप 100% के रेशियो से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए 70% लोगों के लिए ऐसे कार्य किए गए हैं जो सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी हैं और उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य के लिए अगर आप कोई कार्य कर सकते हैं तो ये कीजिए कि अधिकतम संख्या के लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करें, यानी सुनिश्चित कर दें, मतलब कि एकदम क्लियर कर दें कि हाँ इनके हित का कार्य हो गया है। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों में सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट प्रस्ताव अंतर्गोता उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी इसके संबंध में है। नेक्स्ट है, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है क्या? समानता, अखंडता, बंधुत्व, संप्रभुता। यानी 1975 की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी उसमें अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? पथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुता, संपन्न, समाजवादी। तो इसका सही उत्तर है लोक कल्याण। लोक कल्याण का जो शब्द है वो भारत के संविधान के उद्देशिका में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं? निर्मित एवं उल्लेखित संविधान, सर्वाधिक विस्तृत संविधान, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, या सभी। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, लचीला, कठोर, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो इसका सही उत्तर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर का मतलब है एक तो कट्टर है, कठोर है, जिसका पालन आपको करना ही करना। लचीला ये है कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि नहीं इसमें चेंजेस लाने चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसे चेंज करके उसमें संशोधन करके उसे मतलब कि वो कहते हैं ना रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो ये लचीला है। तो इसका सही उत्तर है अ।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा? अलेक्जेंड्रस, भीमराव अम्बेडकर, के.सी. वेयर, एम.पी. पायली। तो इसका सही उत्तर है के.सी. वेयर ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के मत वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है किसका मत है वर्तमान संविधान निश्चयात्मक रूप से 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम ही है जिसमें केवल मताधिकार को और जोर दिया गया है। अलेक्जेंड्रस, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, एम.पी. पायली। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। किस देश के संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय पाया जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। यानी हमारे भारत में जो संविधान है उसमें कठोरता और लचीलापन दोनों, फ्लेक्सिबिलिटी यानी समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान पर कठोरता अथवा दुष्व परिवर्तनशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये मत किसका है? C.H. अलेक्जेंड्रस, मार्क्स, रूसो या ग्रीन। तो इसका सही उत्तर है C.H. अलेक्जेंड्रस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 300, 360, 395 या 400। तो इसका सही उत्तर 395। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं? 22, 24, 26 या 28। तो इसका सही उत्तर है 24 अध्याय हैं। नेक्स्ट है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ब्रिटेन की, भारत की, स्विट्जरलैंड की, फ्रांस की। तो इसका सही उत्तर है भारत की। यानी जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है ये भारतीय संविधान की देन है, भारतीय न्यायालय की देन है कह सकते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से, शाह की निर्वाचन प्रणाली से या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 संबंधित है कार्यपालिका शक्ति, संघ की निर्वाचन प्रणाली, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संघ की निर्वाचन प्रणाली से 72 संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 241 संबंधित है केंद्र शासित क्षेत्र। नेक्स्ट है अनुच्छेद 241 संबंधित है केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 241 संबंधित है केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 370 में, 371 में, 390 में या 368 में। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि ये अनुच्छेद ही राष्ट्रपति से संबंधित है इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते तो वो अनुमति न देकर उसे सदनों को पुनर्विचार करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत लौटा सकता है? यानी कोई विधेयक या कोई ऐसे प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति के समक्ष गए हैं उनकी अनुमति के लिए, लेकिन राष्ट्रपति क्या है उन्हें दोबारा रीचेक के लिए भेज देते हैं, तो ये किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 111। संविधान में 24वां संशोधन कब किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में या 1974 में। तो इसका सही उत्तर है 1971। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, संविधान लिखित है। तो इसका सही उत्तर है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यानी ये डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है उन्हें हम चुन भी सकते हैं और अगर वो हमारे हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें एकता मतलब कि यूनाइट होकर उन्हें बदल भी सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी यानी जो प्रजातंत्र है इसमें सरकार को चुनने का अधिकार हम लोगों पर होता है। नेक्स्ट है संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 6, 7, 5 या 4, 5 या 1। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, संविधान की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संविधान की। यानी जो सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर है, जिसकी हर किसी को जिसकी मतलब बात माननी है, जिसके नियम कानून मानने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी कोर्ट का जज हो, सबको किसके अकॉर्डिंग चलना है इस देश में? संविधान के अकॉर्डिंग। तो इसका सही उत्तर है संविधान। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 21 वर्ष न्यूनतम मताधिकार यानी वोट करने की न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 2 वर्ग में, 4 वर्ग में, 5 वर्ग में या 7 वर्ग में? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। संविधान में जो राज्य है उन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? केवल भारत, भारत तथा इंडिया, भारत इंडिया तथा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र को भारत और इंडिया दोनों नामों से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस हैं और आपके पॉलिटिकल साइंस के जो बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।